मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में पढ़ा था। डीमोनेटाइजेशन में पढ़ा था कि डीमोनेटाइजेशन का मतलब है कि जो कंट्री है वहाँ के जो बैंक्स हैं वो क्या करते हैं, जो सेंट्रल बैंक है वो ऑर्डर पास करता है कि जो पुराने नोट है उसको बंद किया जाएगा और नए नोट जो हम इशू करेंगे। करने या नहीं करने वो तो उनकी मर्जी होती है, लेकिन होता है कि इशू करना है। तो हमने पढ़ा था कि पुरानी करेंसी 500 और 1000 की बंद हुई और 2000 की शुरू हुई है। और मैंने आपको बोला था कि आप फाइंड आउट करना है उसका आंसर कि इंट्रिंसिक वैल्यू और फेस वैल्यू को हम बोलते हैं बराबर होती है कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो इंस्क्राइब की गई है वो सिमिलर है या नहीं है। ठीक है। देन 1946 में बंद हुआ था जो कुछ नोट थे 10,000, 1000 और 500 के ब्रिटिश इंडिया के टाइम में। 1978 में 1000, 5000 एंड 10,000 रुपीज़ के जो है इंडिया ने नोट बंद किए थे। अब हम पढ़ रहे हैं सिस्टम में और कौन कौन सी मनी चलती है। पेपर मनी चलती है। तो पेपर मनी में क्या है, जो आरबीआई रेगुलेट करती है पेपर मनी वही नोट चलेंगे और कोई नहीं चलेगा। देन आपके पास आता है प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी में जो आप कार्ड यूज़ करते हो, एटीएम कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड, जो भी है पेमेंट के लिए, डेबिट कार्ड, वो आता है। इलेक्ट्रॉनिक मनी में जो आप यूज़ करते हो इंटरनेट और बैंकिंग सिस्टम में। देन आता है नियर मनी। वो मनी होता नहीं है लेकिन उसको एज ए मनी हम कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि वो ईजिली कन्वर्ट हो सकता है मनी में, लाइक गोल्ड, सिल्वर, चेक, बिल्स एक्सेट्रा। देन फिर आ गया बैंक मनी, जो बैंक यूज़ करता है, जैसे चेक हो गया, बैंक ड्राफ्ट हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हम बिल्स के बारे में पढ़ा हुआ है तो वो इसमें आते हैं। देन मेटालिक मनी। मेटालिक मनी में क्या होता है कि जो मेटल यूज़ किया जाता है। मेटल किसके, चाहे गोल्ड का बने हुए कॉइन्स, चाहे सिल्वर के कॉइन हो, चाहे कॉपर के हों। देन लास्ट जो सबसे पहले चलता था वो था कॉमोडिटी मनी। कॉमोडिटी में क्या होता है, एरोज यूज़ किए जाते हैं, शीप की जो जैकेट्स बनती हैं। देन उसके बाद क्लॉथ, राइस, वीट, पल्सेस, शुगर केन, जो भी है कॉमोडिटी को कॉमोडिटी में एक्सचेंज करने के लिए वो भी एज ए मनी हम यूज़ करते थे। तो ये कुछ टाइप्स है मनी की अलग अलग जो यूटिलाइज की जाती है। रिसेंटली तो अब इलेक्ट्रॉनिक मनी ही यूज़ किया जाता है। देन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फिएट मनी। कहता है ये एक्चुअली जो है इशू बाय गवर्नमेंट है और इसको लीगल टेंडर मनी की तरह कंसिडर किया जाता है और इसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है कि इसको एज ए मनी में कंसिडर नहीं करता। अगर आप मार्केट में 100 रुपये का नोट लेके जाते हो और अगर उससे कोई चीज़ खरीदते हो और अगर वो कह देता है कि मैं ये खरीदूंगा ही नहीं, इससे लूँगा ही नहीं, मैं सेल करूँगा तो मेरे को कुछ और दो, चाहे कॉमोडिटी के बदले में कॉमोडिटी, या ऐसा कुछ कहता है कि नोट को रिफ्यूज़ करता है, तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन हो सकता है क्योंकि उसमें नोट के ऊपर पहले ही प्रॉमिस किया जाता है, प्रॉमिस टू द बैरियर ऑफ सच नोट। तो वहाँ पे नीचे आपके जो है गवर्नर के साइन होते हैं। देन उसके बाद है जो फिएट मनी है वो एक्चुअली रिप्रेजेंटेटिव मनी में और फिएट मनी में क्या फ़र्क है। मान लो कि फिएट मनी में आपने $100 का नोट आपके पास पड़ा हुआ है, तो आप जो भी नोट है, चाहे 100 रुपये का नोट है, चाहे कुछ भी है, चाहे इंडिया की करेंसी है, चाहे फॉरेन की करेंसी है, तो मैंने यहाँ पे डॉलर फॉरेन की करेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दिया। तो ये फिजिकल मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, इसके द्वारा आप कोई भी चीज़ जो है एक्सचेंज कर सकते हो। देन रिप्रेजेंटेटिव मनी में क्या आता है, गोल्ड और सिल्वर एक तरह का रिप्रेजेंटेटिव मनी कंसिडर किया जाता है, लेकिन आज के ज़माने में जो रुपीज़ हैं चेक की फॉर्म में, क्रेडिट कार्ड की फॉर्म में, उसको भी एज ए रिप्रेजेंटेटिव मनी माना जाता है। कोई मतलब उसको डिनाई नहीं कर सकता कि मैंने एटीएम से विड्रॉल नहीं लेना, उससे पैसे नहीं होंगे, सो होगा, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम हो चुका है। देन इसके बाद नेक्स्ट जो है टॉपिक है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये एक डिजिटल मनी है जो शुरू हुई है इंडिया में कुछ टाइम पहले। बिटकॉइन के नाम से इसे जाना जाता है। ये कंप्यूटर्स के द्वारा ही क्रिएट की जाती है मनी। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो कंट्रोल है गवर्नमेंट का नहीं है, जो प्राइवेट सेक्टर इसको करवा रहा है, यूज़ करवा रहा है, वो इसको डिजिटल मनी कंसीडर करवाता है। इसकी ज़्यादातर जो टाइप्स हैं वो ये है, एक तो इसमें देखा जाता है यूटिलिटी है, इसमें इसको यूज़ किया जाता है एज ए पेमेंट भी है, इसमें सिक्योरिटी भी है और इसमें स्टेबिलिटी भी है। तो बिटकॉइन क्या है, जो बेस्ट क्रिप्टो करेंसी है, एक तरह का ब्लॉकचेन है। इसको जो क्रिएट किया था वो सतोशी ने किया हुआ है और ये ज़्यादातर उसने जब शुरू किया था तो उसका मेन मोटिव था सेफ्टी और इंटीग्रिटी। देन उसके बाद ने ये जो कंसेप्ट है, वैसे अमेरिकन डेविड 1983 में उसने सोचा था कि ऐसे मैं करूँगा, लेकिन इसको जो आगे लेके आया तो उसने उसको जो है बिटकॉइन की फॉर्म में सतोशी ने इसको दे दिया। देन उसके बाद नेक्स्ट है लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी क्या है, विच कैनॉट बी रिजेक्टेड बाय एनी सिटीजन इन सेटलमेंट ऑफ टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन। वही कि लीगल टेंडर मनी को कोई भी रिफ्यूज़ल नहीं कर सकता है, मैंने पहले भी बोला है। तो ये दो तरह की होती है, एक लिमिटेड होती है और एक अनलिमिटेड होती है। लिमिटेड लीगल टेंडर मनी भी होगा और अनलिमिटेड भी होगा।
लिमिटेड में क्या होता है, लिमिट होती है, उसके जो वैल्यू लिखी हुई है उससे ज़्यादा हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। मान लो एग्जांपल है कॉइन्स, अब कोई बंदा है सफ़ायर, वो पेमेंट देना चाहता है 10, 20, 20, 21। कहने का मतलब है अगर करोड़ों में, मिलियंस में या फिर लैक्स में पेमेंट इन फॉर्म ऑफ कॉइन्स देगा, तो आपको लगता है कोई एक्सेप्ट करेगा उसको? नहीं, एक लिमिट से ज़्यादा कोई भी इसको जो है एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। तो एक लिमिटेड है, अनलिमिटेड में क्या होगा, ये इसमें कोई लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं होती है। लाइक नोट्स में जितनी मर्जी करेंसी में पेमेंट कर दो और जितनी मर्जी करेंसी में पेमेंट ले लो, तो इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। देन हमारा जो लास्ट टॉपिक है दैट इज़ मनी सप्लाई। इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने पहले लेक्चर में भी दी हुई है, इन शॉर्ट यहाँ पे बताया हुआ है कि हम जो सिंबल लेते हैं M1, M2, M3, M4 मोस्टली बुक्स में यूज़ किया हुआ है। तो उसमें क्या होता है कि टीचर्स भी जब बताता है M1, M2, M3, M4 पता नहीं होता, तो मैंने एक छोटा सा ग्लास बना दिया हुआ है। M1 में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, M2 में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, M3 में कौन कौन सी आती हैं और M4 में कौन कौन सी आती हैं। तो ये एक लिंक है। M1 में नोट्स, कोई भी पेपर करेंसी होगा, कॉइन्स किसी भी टाइप का हो सकता है। M2 में क्या होगा, M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, यानी कि पुराने वाला कंसेप्ट यहाँ पे तो यूटिलाइज होगा ही होगा, ठीक है, M1 की जगह पे, और एक्स्ट्रा जो कंसेप्ट है वो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स है। देन इसके बाद M3 में क्या है, M1 प्लस FD फिक्स डिपॉजिट्स, यानी कि M1 वाला टॉपिक जो यहाँ पे लिखे हुए हैं नोट्स और कॉइन्स प्लस FD हो जाएगा। M4 में M3 है, इसका मतलब ये 3 तरीक़ों से किया जा सकता है। इसकी जो मेन है वो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स है, M1 प्लस FD प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग्स। नोट्स मतलब सीधी बात बोलूँ तो एक टर्म ओवरऑल क्या बनती है, नोट्स, कॉइन्स, NDD, OD एंड देन FD, देन पोस्ट ऑफिस सेविंग्स। ये सारी टर्म्स इंक्लूड होकर M4 बन जाती है, इसलिए इसको ब्रॉड मनी में भी कंसीडर किया जाता है। बाकी हम जो है नेक्स्ट चैप्टर जो है कोरिलेशन के साथ रिलेटेड एंड बैंकिंग सिस्टम के साथ रिलेटेड डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। थैंक यू।